नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूगेंस ऑनलाइन क्लासेस में। एचआर पब्लिकेशन की ये किताब है और इस किताब से हम पंचायती राज पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप इसको प्रॉपर सही ढंग से देख रहे होंगे। एक सूचना मैं पहले बता देता हूँ, हो सकता है वीडियो आपको क्रमानुसार ना मिले, आपको लगे कि सर अभी आपने एक वीडियो डाला अविश्वास प्रस्ताव का, ठीक है, उसके बाद आपने रिकॉल का वीडियो डाला और उसके बाद ये वाला टॉपिक आप बताए नहीं, कौन सा त्यागपत्र सस्पेंशन हटाया जाना, और आपने चैप्टर 9 का वीडियो डाल दिया। चैप्टर 9 में क्या था, धारा 36 के अंतर्गत उसमें निरहरताएं दी थी, तो उसको इसीलिए डाला हूं। आप जैसे जैसे अपलोड होते जा रहा है ना वीडियो, वैसे देखेंगे, पूरा समझ आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। दो तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, या तो जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो रहा है उसको देखते चाहिए, किताब सामने, पीडीएफ सामने, उसको पढ़ने का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूसरा तरीका, जब पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, तो किताब में जैसे चैप्टर वाइज दिया हुआ है वैसे आपको लाइन से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वैसे देख लेना, बट अभी जैसे जैसे अपलोड हो रहा है वैसे वैसे देखते चलेंगे। ठीक, चलिए बिना टाइम बंद कर दो, रहने दो। अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा। अभी मैं एक वीडियो अविश्वास प्रस्ताव पर लेकर आया था, ठीक, याद करो, ये चैप्टर 15 के अंतर्गत हम एक वीडियो क्या देखे हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर बात किया हमने, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव धारा 21, धारा 28 और धारा 35 में हमने पढ़ा सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ, ठीक। ये वीडियो एक पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट किया, ठीक। फिर रिकॉल 21 का मैं रिकॉल देखा, सरपंच एवं पंच का। उसके बाद इसी चैप्टर के अंतर्गत धारा 37, 39 और 40, और इस बीच में धारा 38 भी बचा हुआ है। इसके बाद ये दोनों वीडियो कंप्लीट करने के बाद एक और वीडियो आया होगा जिसमें निर्हरताएं दी हैं, आप उसको भी देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और डायरेक्ट ये वाले पार्ट को देखोगे कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक। वो धारा 36 है, सारे अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक हैं तो इजीली समझ आ जाएगा। बट यहाँ देखो 21, 28 और 35 के बाद अपने धारा 36 कवर कर लिया, वो एक अलग ही चैप्टर है, 9th नंबर के चैप्टर में था, वो भी पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा। फिर आज हम धारा 37, 38, 39, 40 और 41 भी देख लेंगे। जितनी इस किताब में बातें दी गई हैं उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में और एक्स्ट्रा बातें भी देखेंगे। तो चलिए त्याग पत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा त्याग पत्र और उसके आगे की चीजें। धारा 37 से हम शुरुआत करेंगे, त्याग पत्र देना, रेजिग्नेशन। अब समझना बात को, हमने अविश्वास प्रस्ताव देखा, धारा 21, धारा 28 और धारा 35, ठीक। 7 के पहाड़े में था, मेरे ख्याल से आपको धाराएं भी याद होती चलेंगी। धारा 36 किस पर था, यह धारा 36 डिस्क्वालिफिकेशन पर था कि क्या क्या आप ऐसा काम करते हैं जिससे आप पंचायत के पदाधिकारी होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, निरर्हता घोषित हो जाएंगी, ठीक है। अब हम धारा 37 पढ़ेंगे जो कि त्याग पत्र, तो साथ साथ त्याग पत्र देने से धारा 37 त्याग पत्र आपको याद कराया था, ठीक। क्या होता है त्याग पत्र समझने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, मैं भी अकाउंटेंट था, नगरीय निकाय में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था, गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन मुझे वो काम पसंद नहीं आया। उससे बेहतर मुझे लगा कि और भी मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, या मुझे जॉब अच्छा नहीं लगा, या मुझे टेंशन हो गया, या मैं दूसरा काम करना चाहता हूँ, दूसरा जॉब लग गया, किसी भी प्रकार के कंडीशन हो सकते हैं, मैं बस वो काम नहीं करना चाहता, तो क्या मैं ऐसी बिना बताए गायब हो जाऊंगा? नहीं, प्रॉपर हम चैनल फॉलो करेंगे, प्रॉपर तरीका फॉलो करेंगे कि मैं किसी को अपना रेजिग्नेशन लेटर छोड़ के जाऊं, ठीक, किसी को रेजिग्नेशन लेटर दूं। बस वैसे ये पंचायत पदाधिकारी किसी भी कारण से इनको इच्छा नहीं करता है, हो सकता है बड़े पद के लिए काम करना चाहते हैं, हो सकता है टेंशन हो जाए, हो सकता है किसी और कारण से पारिवारिक समस्या हो, अपना काम नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, अपना वो त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र देके अपना वो काम, कोई भी जिस पद पर है वो पद को छोड़ सकते हैं। तो धारा 37 के अंतर्गत, धारा 37 के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, त्याग पत्र देख रहे हैं। और एकदम आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। हम देखो त्रिस्तरीय पंचायती राज पढ़ते हैं, 3 स्तर पर हमारे यहाँ पंचायती राज की व्यवस्था है। एक है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, हाँ कि ना, एक ग्राम स्तर पर क्या है, ग्राम पंचायत है। एक जनपद स्तर पर, खंड स्तर पर जनपद पंचायत है, और जिला स्तर पर क्या है, जिला पंचायत है, ठीक है। अब इन तीनों स्तर पर 3-3 प्रकार के आदमी रहते हैं, 3-3 प्रकार के आदमी, बोले सर 3-3 प्रकार के आदमी, हाँ, 3 स्तर के आदमी रहते हैं। सबसे पहले कौन होता है, सदस्य होता है, सबसे निचले स्तर पर सदस्य। ये सदस्य क्या कहलाएगा, जिला पंचायत का सदस्य।
जनपद पंचायत के स्तर पर, निचले स्तर पे कौन रहता है? जनपद पंचायत का सदस्य रहता है। ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम पंचायत का सदस्य रहता है, लेकिन उस सदस्य को सदस्य ना बोलकर हम क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं, लेकिन है तो वो सदस्य ही, बस नाम अलग है, पंच है। ठीक, ओके। अब इसके अलावा और कौन होता है? सब में हेड होता है, जैसे जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष। जनपद पंचायत का वैसे अध्यक्ष होगा, जिसको क्या बोलेंगे? जनपद पंचायत का अध्यक्ष। और वैसे ही ग्राम पंचायत का भी अध्यक्ष होता है, लेकिन उसको अध्यक्ष ना बोल के हम एक और दूसरा नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सरपंच बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सरपंच। ठीक है, वही ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ही है, सर्वे सर्वा, लेकिन क्या बोले? सरपंच। अब एक उपाध्यक्ष भी होता, तो जिला पंचायत के स्तर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष होगा, जनपद पंचायत के स्तर पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष होगा, और यहां पे उपाध्यक्ष ना बोल के इसको उप सरपंच बोल देते हैं। ठीक, क्या बोल देते हैं? उप सरपंच बोल देते हैं। अब समझना, अब अगर हम बात करें इन सदस्यों की बात करें, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर सदस्य कौन होता है? पंच होता है। ठीक है, तो पंच अपने अध्यक्ष को, और यहां पे ग्राम पंचायत पे अध्यक्ष किसको बोलते हैं? हम लोग सरपंच बोलते हैं। तो पंच अगर त्याग पत्र देना चाहे, अपना रेजिग्नेशन देना चाहे कि भैया मैं निम्न कारणों से अपने पद पर नहीं बनना चाहता, त्याग पत्र देना चाहता हूं, ठीक, तो त्याग पत्र लिख के देंगे ऐसे लेटर। किसको सौंपेंगे? तो ये अपने हेड को सौंपेगा। इसका हेड कौन है? सरपंच है। तो पंच अपना त्याग पत्र किसको देगा? सरपंच को देगा। वैसे यहां जनपद पंचायत का सदस्य, इसको सदस्य ही बोलते हैं, जनपद पंचायत का सदस्य अपने हेड, अपना हेड कौन है? जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका हेड नहीं, अपने स्तर पे इसका हेड कौन है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष है। तो ये भी किसको त्याग पत्र देगा? अध्यक्ष को देगा अपना त्याग पत्र, रेजिग्नेशन। वैसे ही जिला पंचायत का अगर सदस्य है तो ये अपना त्याग पत्र अपने स्तर के अध्यक्ष को देगा, यानी कि जिला पंचायत के अध्यक्ष को देगा। तो इनका त्याग पत्र समझ आया, इनके त्याग पत्र समझ आया, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो अपने अपने सदस्य जो है अपने अपने अध्यक्षों को त्याग पत्र देंगे, ये यहाँ पे किताब में भी लिखा हुआ है। जैसे पंच सरपंच को लिखी सूचना देकर अपना त्याग पत्र सौंपेंगे, अच्छी बात है। जनपद पंचायत सदस्य अपना त्याग पत्र जनपद पंचायत अध्यक्ष को लिखी सूचना देकर सौंपेंगे, और जिला पंचायत का सदस्य अपना त्याग पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को देंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ आई बात? अब तो ये बात थी सदस्यों की। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको देंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको देंगे? तो ध्यान रखना, कभी आपको ऑप्शन में देंगे कि भैया ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी कि सरपंच अपने जनपद पंचायत वाले अध्यक्ष को देगा, फिर जिला, ऐसा ऑप्शन रहेगा तो कभी वैसे नहीं लेना। फिक्स है कौन किसको देता है। ठीक है, कौन किसको अपना त्याग पत्र देता है ये पहले से फिक्स है। और फिक्स क्या है? तो ये देखना, जो सरपंच और उप सरपंच हैं ये जॉइंट डायरेक्टर, जिले में एक व्यक्ति बैठता है जॉइंट डायरेक्टर, उसका पोस्ट का नाम है, ठीक, क्लास 2 ऑफिसर रहते हैं। तो ये जॉइंट डायरेक्टर को, क्लास 2 या क्लास 1 जो भी, ठीक, सरपंच या उप सरपंच किसको देते हैं? संयुक्त संचालक को। लेकिन ये संयुक्त संचालक जॉइंट डायरेक्टर जिले स्तर का रहता है, वो संचालक पंचायत वाला नहीं। ये किसको देगा? संयुक्त संचालक को। संयुक्त संचालक को, या इसी को ही उप संचालक भी बोल सकते हो। उप संचालक या संयुक्त संचालक के स्तर के व्यक्ति को ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है, अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? संयुक्त संचालक को। समझ आ रही बात? ठीक, चलिए। वैसे ही यहां का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो ये किसको सौंपेंगे? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को ये अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। जिस भी जिले के अंतर्गत वो आ रहे होंगे ना, उसका जनपद पंचायत किसी न किसी जिले के अंतर्गत आता होगा, उसमें जो कलेक्टर बैठेगा, कलेक्टर ऑफिस में जाएगा, कलेक्टर को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देंगे, और इन लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, फिर वो एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं कि त्याग पत्र दे दिया वो मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको प्रॉपर रिलीव किया जाता है। जैसे मैं अगर जिस दिन से जॉब ज्वाइन, मतलब जॉब छोड़ना चाह रहा हूं, तो मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया, और ये वास्तविक अनुभव बताऊंगा आपको। त्याग पत्र दे दिया तो ऐसा नहीं कि भैया आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, नहीं, वो सारा डॉक्यूमेंट सबमिट है नहीं है वो सबको देखते हुए फिर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं। कभी कभी हो सकता है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी नहीं, तुमको काम करना पड़ेगा बेटा, ऐसा भी होता है। ठीक, तो ये कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपेंगे। और ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसको देंगे, किसको सौंपेंगे? तो ये भी कलेक्टर को सौंपते हैं। ये कलेक्टर, यहाँ पे अतिरिक्त कलेक्टर नहीं है ना, अतिरिक्त कलेक्टर सिर्फ यहीं पे था दूसरे ले, ये कलेक्टर को ही सौंपेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, जो
तीनों स्तर के जो सदस्य हैं या पंच बोल सकते हो, वो अपने हेड को देंगे, मतलब पंच सरपंच को देगा, ये सदस्य अपने अध्यक्ष को देगा, जिला पंचायत का सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को देगा। लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग किसको देंगे, तो उसके लिए फिक्स है, सरपंच उप सरपंच संयुक्त संचालक उप संचालक को देंगे। बाकी जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को देंगे, और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये भी कलेक्टर को देंगे। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे अतिरिक्त कलेक्टर नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, मैंने एक बात बताया कि भैया त्याग पत्र दे देने से आप मुक्त नहीं हो जाओगे। त्याग पत्र आपने दिया तो वो एक्सेप्ट भी होता है, ठीक है। मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब से 2 बार रेजिग्नेशन दिया। बोले सर कैसे? एक बार दिया तो फिर बीच में मूड चेंज हो गया, नहीं ज्वाइन रखता हूँ, तो मैं मेडिकल लीव में था, बोला ठीक है छुट्टी ले लेके काम चलाते हैं, अभी काम छोड़ते नहीं, है ना। तो एक बार जब मैंने त्याग पत्र दिया तो मुझे सब समझाने आए कि सर, तो जो मेरे निचले अधिकारी थे उन सर बोलते थे, सर काहे त्याग पत्र दे रहे हो, काहे रेजिग्नेशन दे रहे हो, साथ साथ काम कर लो, आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा, आपको पढ़ाना है साथ साथ पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मुझे दोनों में से कोई एक काम चुनना था, या तो मुझे पढ़ाना था या मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता, दोनों काम साथ में हो नहीं पा रहा, ठीक है। उस टाइम लगा कि दोनों एक साथ मैनेज हो जाएगा, तो मैं ठीक रेजिग्नेशन दे दिया था। लेकिन मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। एक्सेप्ट होने से पहले मुझे अवसर दिया गया, पक्का सोच लो वापस चाहते हो, बोला ठीक है। तो मैं रेजिग्नेशन अपना देने के बावजूद अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो मैं अपना डिसीजन पलट सकता हूं, मैं अपना डिसीजन पलट सकता हूं। उससे पहले मैं चाहूं तो अपना रेजिग्नेशन वापस ले सकता हूं। तो यही चीज यहां पे भी लिखा हुआ है, पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो अपना त्यागपत्र लिखित रूप में देकर अपने पद से हट सकता है। लेकिन त्यागपत्र निवेदित करने वाला व्यक्ति उसके प्रभावशील होने के पूर्व, कहने का तात्पर्य है वो जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो गया, उससे पहले अपना त्याग पत्र वापस ले सकेगा। तो मैं वापस ला लिया पेपर को, लाओ भैया, ठीक। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट हो गया उसके बाद मैं डिसीजन नहीं बदल सकता, उसके बाद मैं वापस बोलूं नहीं मेरे को ज्वाइन करना है, कल ही तो मैं रेजिग्नेशन दिया हूं, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो वो रेजिग्नेशन अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आप डिसीजन वापस ले सकते हो, लेकिन एक बार एक्सेप्ट हो गया तो फिर आप कहानी खत्म, ठीक है। वहां से आपको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। सॉरी, चलिए इतना बात मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जितना यहाँ पे लिखा हुआ था उसी पे मैं बता दिया। अब त्याग पत्र को 30 दिन के भीतर स्वीकार करना जरूरी है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर स्वीकार करना जरूरी है। प्रभावशाली, बोले सर 30 दिन के अंदर स्वीकार नहीं किए तो नहीं। यहाँ पे ऐसा कई जगह हम देखेंगे, अगर इतने दिन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दिए तो ये मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, नहीं, यहाँ आपको स्वीकार करना पड़ता है 30 दिन के अंदर, हाँ या ना बताना पड़ता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर होता ही है, या तो हाँ या ना, ऐसा नहीं कि नहीं बताया तो वाला यहाँ पे केस ही नहीं। प्रभावशाली होने तक अपना त्यागपत्र देने वाला पदाधिकारी अपने त्यागपत्र के स्वीकृत होने के पहले सूचना देकर त्यागपत्र वापस ले सकता है। विहित प्राधिकारी त्यागपत्र स्वीकार करता है तो वह अधिसूचना जारी करेगा और उसी दिन से उसका पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। ये विहित प्राधिकारी कौन है? ये लोग पंच सरपंच उप सरपंच के केस में इन लोग ऐसे, ठीक है। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो अधिसूचना जारी करेगा, नोटिस जारी करेगा, बताएगा, और उसी दिन से वो पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। तो ये हो गया धारा 37, ठीक। कौन सा धारा पढ़ लिए? धारा 37। अब यहाँ पे सस्पेंशन दिया जो धारा 39 है, लेकिन धारा 37 के बाद हम धारा 38 पढ़ लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे सस्पेंशन में, लाइन से धारा सहित पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे पढ़ लोगे तो। पद खाली होने पर रिक्तियों का भरा जाना। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, देखते हैं। धारा 38, भैया पद खाली हो गया, किसी भी कारण से पद खाली हो सकता है। पद खाली हो सकता है, कोई मर गया तो, अभी धारा 37 में पढ़ गया है, त्याग पत्र दे दिए तो, ठीक। डिस्क्वालीफाई हो गए, है ना, किसी भी कारण से। सस्पेंड हो गए, निलंबित हो गए, सस्पेंड मतलब निलंबित ही होना हो गया, उनको हटा दिए पद से। किसी भी कारण से पद खाली हो जाता है तो क्या स्थिति होती है, तो कैसे हम उस पद को भरते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। पद खाली होने पर रिक्तियों का भरा जाना प्रावधान है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 38 के तहत। धारा 38 याद कर लेंगे, है ना। त्याग पत्र के बाद जैसे पद खाली हो गया तो अगला धारा आप याद कर सकते हो, उस पद को भरा जाना, उस पद रिक्ति को भरा जाना ही धारा 38 है। तो इजिली ये धारा भी याद रह जाएगा, पूरा 132 धारा आपको याद करा देंगे धीरे धीरे। तो पंचायत के चुनाव के बाद 5 साल के कार्यकाल के बीच में अगर मृत्यु हो जाए, मृत्यु का कौन सा धारा? मृत्यु का कोई धारा थोड़ी है, मृत्यु हो जाए तो पद खाली हो सकता है। त्याग पत्र जो कि धारा 37 में पढ़े थे, अविश्वास प्रस्ताव धारा 21, धारा 28, ग्राम पंचायत के केस में धारा 21,
धारा 28 जनपद वाले केस में और धारा 35 जिला पंचायत के केस में। तो ऐसे जहां जहां पे मौका मिलते जाना वहां पे आर्टिकल्स को, मतलब धारा को, सेक्शंस को आप रिवाइज करते चले आप, ताकि आपको याद रहे। रिकॉल में का आ रहा था, याद करो 21 का, निलंबन में न आ रहा था 39 पद से हटाया जाना, तो ये धारा 40, ठीक, इसके तहत हटाए जाने, पंचायत की बैठकों में भाग न लेने की वजह से, पंचायत की बैठक में भाग नहीं लेते थे तो हटा देते थे, कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो हटा दिए, ये सब केस में हटा देते ना। यदि सरपंच तथा पंच के पद रिक्त होते हैं, पंच तथा सरपंच के पद रिक्त होते हैं, तो उस पद पर जल्दी से जल्दी चुनाव करवाकर खाली पद भरा जाएगा। मतलब कोई सा भी पद खाली हो गया तो उसको भरा जाएगा, वही रिक्तियों का भरा जाना है। इसके अलावा भी और किसी तरीके से खाली हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो नहीं लिखा है उसको मैं अलग से बता देना, उसको नोट डाउन कर लेना। इतने सारी बातें तो हैं ही, ठीक। उसके अलावा और क्या बात है, अगर कोई पदाधिकारी विधायक बन गया तो, यानी कि विधानमंडल का सदस्य बन गया, तो भैया स्वाभाविक सी बात है, ये बड़े पद हैं, वो छोटे पद हैं, तो छोटे पद को छोड़ेगा, विधायकगिरी करेगा। सांसद बन गया तो सांसद चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का सांसद बन गया तो भी वो छोटे पद को छोड़ देगा, पद धारण करेगा, तो भी पद खाली हो जाएगा, ठीक। विधायक बन गया, सांसद बन गया, या सभापति या उपसभापति बन गया। बोले सर किसका सभापति, किसका उपसभापति? सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति बन गया। किसका? सहकारी सोसाइटी का, किसी भी सहकारी सोसाइटी का, ये भी बड़ा पद होता है भैया। सभापति उपसभापति पता नहीं सर, सदस्य भी क्या? नहीं, सदस्य के बारे में जिक्र कर चुके, सदस्य बनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभापति उपसभापति बन गया तो भी ये पद खाली हो जाता है। तो भैया पद खाली हो जाएगा तो उसके पद को भरना पड़ेगा, ठीक है। अब यही चीज हम देखेंगे कि पद को कैसे भरा जाएगा, ठीक है। अब वापस से हम इस पर चर्चा करेंगे, वापस से तीनों स्तर के पंचायत को हम लोग देखेंगे और ये समझेंगे कि कौन सा पद खाली होता है तो कैसे भरा जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जैसे उसमें हम त्याग पत्र के केस में सदस्यों से स्टार्ट किए थे, फिर से उसी की बात करता हूं मैं, फिर से उसी की बात करता हूं। ये वाला स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, इसी में थोड़ा सा गोदागादी कर लेता हूं। अब देखो ध्यान देना, ग्राम पंचायत के केस में पंच, मतलब सारे स्तर के सदस्यों की बात करें, ग्राम पंचायत के स्तर पर सदस्य कौन कहलाते हैं? पंच। जनपद स्तर पर सदस्य ही बोलते हैं और जिला पंचायत स्तर पर भी सदस्य बनते हैं। तो देखो अगर पंच का पद रिक्त हो जाता है किन्हीं भी कारणों से, जिसका कारण अभी चर्चा कर लिए ना ऊपर में, पंच का पद खाली हो गया तो ध्यान रखना 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव करवाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? उपचुनाव। एक होता है आम चुनाव, तो आम जो तरीके से चुनाव होता है उसको आम चुनाव बोलते हैं। जो किसी के मर जाने, किसी के चले जाने के बाद दोबारा चुनाव होता है उसको री इलेक्शन बोलते हैं, हिंदी में उसको उपचुनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचुनाव, ठीक। तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराया जाता है। अगर कोई पंच का पद खाली हो गया 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराएंगे। जनपद स्तर पर सदस्य का पद खाली हो गया तो फिर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराएंगे। जिला पंचायत के केस में भी अगर सदस्य का पद खाली हो गया तो 6 महीने के भीतर उपचुनाव करेंगे। बोले सर ये बाकी की बात काहे नहीं कर रहे हो? करेंगे करेंगे, धीरे धीरे समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना। अभी सिर्फ सदस्य की बात करें, जैसे त्याग पत्र में पहले सिर्फ सदस्यों को देख लिए ना, फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देखे, वैसे इधर भी देखेंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखना आपको, ठीक है। तो पंच अगर खाली हो गया 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराएंगे, सदस्य खाली हो गया 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराएंगे। जिला पंचायत के केस में भी अगर सदस्य का पद खाली हो गया तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराएंगे। लेकिन समझना बात को, अगर 5 साल का कार्यकाल है, जैसे अभी 1 जनवरी 2025 से लेके किसी पंचायत का कार्यकाल था 31 दिसंबर 2029, मतलब लगभग पूरा 5 साल हो गया, ठीक है। अब समझना कि किसी कोई पदाधिकारी है वो नवंबर में ही, नवंबर 2029 में वो निपट जाता है। अब 2 ही 3 महीने बचे हैं, तो भैया अभी थोड़े दिन बाद तो नया चुनाव हो जाएगा, तो फिर से काहे चुनाव कराएं? तो समझना अगर कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ 6 महीने शेष रहेगा, 6 महीने या उससे कम, मतलब 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 7 महीने बचे रहेंगे तो भी से नया चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 6 महीना या 6 महीने से कम बचा है, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना,
तो ध्यान रखना, उपचुनाव नहीं कराया जाता, फिर वो नॉर्मल चुनाव होगा, क्योंकि अल्टीमेटम तो 6 महीने का मिलेगा था ना कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। 6 महीना बचा है, ये 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे, तब तक तो नया चुनाव डेट आ जाएगा। तो आखिरी 6 महीने में कोई चुनाव नहीं होता, इसको लिख लेना। आखिरी अगर 6 महीना बचा हुआ है या 6 महीने से कम, आखिरी 6 माह में कोई उपचुनाव नहीं होता, कोई उपचुनाव नहीं होता। आखिरी 6 महीने में किसी भी प्रकार का कोई उपचुनाव नहीं होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। समझ आई बात? ठीक, तो पंच हो गया और बाकी जनपद जिला पंचायत के सदस्य हो गए। अगर इनका पद खरिक्त हो जाता है तो 6-6 महीने में चुनाव करा देंगे। ठीक है, समझ आई बात? अब बात करते हैं उप सरपंच की। तो मुझे ये बताइए, उप सरपंच कैसे चुना जाता है? क्या उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है? नहीं, ये पंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए 6 महीने में फिर से चुनाव कराने हैं। पूरे लोग जितने मतदाता थे वो फिर से चुनाव कराएंगे। यहाँ पे भी सदस्य, यहाँ पे भी सदस्य, इनका तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन ये उप सरपंच क्या डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं? नहीं, नहीं होते ना। हम लोग भाग नहीं लेते उसमें, नॉर्मल मतदाता भाग नहीं लेते। वो तो इन्हीं पंच में से कोई एक उप सरपंच चुनता है। तो उप सरपंच का पद रिक्त होने से उतना कोई खास नहीं, मतलब इस अगर ये उप सरपंच निपट गया तो उप सरपंच कोई ना कोई पंच होगा, कोई ना कोई पंच ही तो उप सरपंच बनेगा। तो वही ट्रीटमेंट करेंगे जैसे पंच का करते हैं। समझ आ रही बात? तो फिर से अपने बीच से किसी को पंच चुन लेंगे और जो पंच निपटा होगा उसका जैसे चुनाव कराते वैसे ही करेंगे। अब बात करते हैं सरपंच का। सरपंच, ध्यान रखना, सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो अभी तो मैं सिर्फ सदस्य की बात किया, उप सरपंच का किस्सा बता दिया। अब देखो, सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो सरपंच का पद अगर खाली हो जाए तो सरपंच के लिए क्या करते हैं कि स्थानापन्न सरपंच की व्यवस्था करते हैं। किसकी व्यवस्था करते हैं? स्थानापन्न सरपंच की व्यवस्था करते हैं। समझ आई बात? इसको लिखेंगे अलग से, मैं आपको उसको समझाता हूं। चलिए, अगर सरपंच का पद रिक्त हो गया तो क्या करते हैं? तो जैसे ही सरपंच का पद रिक्त हुआ, जैसे ही सरपंच का पद रिक्त हुआ, तो जो सचिव है, जो सचिव है, सचिव कहां का? ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत का सचिव क्या करेगा? सम्मेलन बुलाएगा। ग्राम पंचायत का सचिव सम्मेलन बुलाएगा। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। और 15 दिन कहां से चालू होगा? उपखंड अधिकारी सूचना जारी करेगा, वहां से 15 दिन के अंदर सचिव एक सम्मेलन बुलाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? विशेष सम्मेलन। और उसी में से ही एक स्थानापन्न सरपंच चुन लिया जाएगा। देखो, सरपंच का पद रिक्त हुआ, जैसी पद रिक्त हुआ, इसकी सूचना या अधिसूचना कौन जारी करता है? इसकी सूचना अधिसूचना जारी करता है उपखंड अधिकारी या अनुविभाग अधिकारी। उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी इसकी सूचना जारी करता है, बाकी लोगों को भी इत्तला करता है, बताता है। और जिस दिन ये सूचना जारी हुआ, जिस दिन ये सूचना जारी हुआ, उसके 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत का सचिव, 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत का सचिव एक बैठक बुलाएगा, बैठक या सम्मेलन बुलाएगा। वो बैठक को हम लोग विशेष बैठक बोलेंगे या सम्मेलन बोलेंगे। एक को लिखा था सम्मेलन नहीं होता जी, सम्मेलन होता। ओके, स्पेलिंग पूछेगा वहां, सम्मेलन है, सम्मेलन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो ग्राम पंचायत का सचिव 15 दिन के अंदर क्या बुलाएगा? सम्मेलन बुलाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? विशेष सम्मेलन। विशेष सम्मेलन बुलाएंगे। सम्मेलन, ये सम्मेलन कैसा रहेगा? विशेष सम्मेलन। कौन बुलाएगा? ग्राम पंचायत का सचिव बुलाएगा। क्या बुलाएगा? सम्मेलन बुलाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? विशेष सम्मेलन। कितने दिन के अंदर बुलाएगा? 15 दिन के अंदर। 15 दिन का जो डेट है, तारीख है, ये अवधि है, कहां से गिनूंगा मैं? जिस दिन उसका पद रिक्त हुआ, सूचना जारी करेंगे ना उपखंड अधिकारी। मान के चलिए पद, हालांकि तुरंत ही हो जाता है सब चीज, कोई इसमें गैप नहीं रहता, लेकिन 1 जनवरी को मान के चलिए पद रिक्त हो गया, लेकिन ये सूचना जारी कर रहा है 2 तारीख को, तो 2 तारीख से 15 दिन गिनेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, जिस दिन ये खाली हो गया उसी दिन सूचना जारी हो जाएगा, या बैक डेट से 1-2 दिन लेट हो गया तो बैक डेट से सूचना निकाल देते हैं। ठीक, कई चीज देखना, आपका नोटिफिकेशन आपको आज मिलेगा,
लेकिन उसमें डेट पुराना लिखा होता है तो कर देते हैं, भले जारी आज कहिए लेकिन डेट को पुराना डाल देते हैं। तो जिस दिन पद रिक्त हुआ उसकी सूचना उपखंड अधिकारी बाकी लोगों को देगा, ठीक है, उसकी सूचना जारी करेगा। उसके 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत सचिव क्या बुलाता है, सम्मेलन बुलाता है, और इस सम्मेलन में एक सरपंच को चुनते हैं। उस सरपंच को हम लोग बोलते हैं स्थानापन्न, स्थानापन्न सरपंच। स्थानापन्न सरपंच चुनते हैं। अपने ही जितने और पंच बचे हुए ना, उस पंच के बीच में से एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्थानापन्न सरपंच बोलते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखो यहां पे यही बात को लिखा हुआ होगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक सरपंच का पद खाली नहीं रहेगा, अपितु इस पद पर पंचों में से कोई एक सदस्य अस्थायी रूप से चुनाव होने तक सरपंच के रूप में कार्य करेगा, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहते हैं, जो मैं भी बताया। यदि चुनाव में 6 माह ही शेष हो तो इस परिस्थिति में उपचुनाव नहीं होगा और स्थानापन्न पदाधिकारी ही शेष कार्यकाल का निर्वहन करेंगे। बोले सर ये तो ठीक है, अभी जब आप पंच के बारे में बता रहे थे तो 6 महीने का चुनाव बता दिए, लेकिन उस बीच में स्थानापन्न पंच का कोई केस नहीं आया, लेकिन यहां पे स्थानापन्न सरपंच पढ़ रहे थे। यहां पे भी आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए ना कि स्थानापन्न पंच भी तो हो सकता है, सिर्फ सरपंच क्यों रहेगा। तो ये इसलिए क्योंकि इतने सारे वार्ड में, मान के चलो कोई एक 15 वार्ड में बटा हुआ है कोई ग्राम पंचायत का क्षेत्र, 15 वार्ड है तो 15 पंच है और एक हेड होता है, जो एक हेड मतलब एक सरपंच हो गया। तो भैया 15 में से एक चले गया, बाकी 14 लोग तो अपने अपने वार्डों को संभाल रहे हैं। तो किसी एक व्यक्ति के चले जाने से कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने बाद उसका दोबारा से चुनाव हो जाएगा, चुनकर आ जाएगा। लेकिन ये हेड ही गायब हो जाए तो भैया वो खाली नहीं रहेगा ना, बहुत सारे काम अटक जाएंगे। तो इसलिए उस पद को तुरंत भरा जाता है। जैसे मान के चलिए क्रिकेट टीम है, 11 प्लेयर की टीम है, कोई एक चोटिल हो गया तो एक समय अवधि के अंतर्गत उस खिलाड़ी की जगह कोई दूसरा खिलाड़ी ला लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कैप्टन गायब हो जाता तो उस कैप्टन के जगह कोई दूसरा कैप्टन अपने को नियुक्त करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। तो वैसे ही सरपंच को भी स्थानापन्न सरपंच के रूप में लाना पड़ता है। स्थानापन्न, रिकॉर्डिंग रुका तो नहीं, ओए रिकॉर्डिंग तो नहीं रुका, ठीक। स्थानापन्न सरपंच आते, स्थानापन्न पंच जैसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली 6 महीने बाद चुनाव होगा तो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा चुनकर, लेकिन सरपंच के पद को खाली नहीं रखा जाता, इसलिए एक क्या व्यवस्था की जाती है, स्थानापन्न सरपंच की व्यवस्था की जाती है। कब की जाती है, जब ऊपर हम लोग देखे कि इतने सारे धारा 38 पढ़े ना, धारा 38 में क्या लिखा था, अगर धारा 37 के तहत त्याग पत्र दिए तो पद खाली हो जाए, 36 में डिस्क्वालीफाई हो गए तो अपना, धारा 39 में सस्पेंड हो गए तो पद खाली हो जाए, धारा 40 में हटा दिए किसी कारणवश तो खाली हो गए, ठीक। फिर विधायक सांसद बन गए या सभापति उपसभापति बन गए, इतने सारे केसेस में अगर खाली हो जाए तो भैया हम स्थानापन्न सरपंच चुनकर लाते हैं। कहाँ से चुनते हैं, क्या कोई आदमी फिर से खड़ा होता है, नहीं, पंचों में से बीच में से किसी एक व्यक्ति को स्थानापन्न सरपंच चुन लेते हैं, वो वहीं आपसी सहमति से हो जाता है, या उसके लिए वोटिंग करा देते हैं, ठीक है। अगर कोई सहमत नहीं हो रहा है आपसे भी सहमति, तो नॉर्मल वोटिंग करा के स्थानापन्न सरपंच चुन लिया जाता है। फिर जैसे ही कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर, इसमें ऐसा नहीं कि 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं होगा, इसमें भी 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति को चुनाव चुन लिया जाएगा, इस स्थानापन्न सरपंच का कार्यकाल वहीं पर खत्म हो जाएगा। जैसे ही चुनाव हो गया, नया व्यक्ति चुन के आए, स्थानापन्न सरपंच का कार्यकाल नया आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। चलो यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देना चाहता हूं जो किताब में नहीं लिखा हुआ है, कि देखो जो कोई भी पुराना सरपंच, जैसे वो उसको त्याग पत्र दे दिया तो एक पुराना सरपंच बहिर्गामी सरपंच हो जाता है। इसका नाम आप सुने होंगे, पहले किसी वीडियो में बताऊंगा, बहिर्गामी सरपंच। तो जो भी पुराना सरपंच रहा, अगर मर गया तो भैया उसके पास से डॉक्यूमेंट को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन अगर मरा नहीं है, वो नॉर्मली रिजाइन दे दिया, सस्पेंड हो गया, तो पुराना सरपंच जो भी था, वो पुराना सरपंच जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको नए सरपंच को सौंपता है, नए सरपंच को सौंपता है। यह आदेश तहसीलदार देगा कि भैया सौंप देना सारा डिटेल, और अगर नहीं तो तहसीलदार क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तहसीलदार क्या करेगा, कार्रवाई करेगा, ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। बोले सर मर गया तो कहाँ से वसूलेंगे, तो भैया उसके घर ऑफिस कहीं न कहीं तो रखा होगा, जाकर उसको रिकवर किया जाता है। ये मेरे ख्याल से इतनी सारी बात आपको समझ आ जाएगी। पुराने रिकॉर्ड अगर नहीं हो तो तहसीलदार उस पर कार्रवाई करेगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अभी तक देखो सारे सदस्यों का केस देख लिए, सदस्य या फिर पंच बोल लो,
उप सरपंच की व्यवस्था बता दिया, क्योंकि उप सरपंच कहीं ना कहीं तो भैया उन्हीं पंच में से ही बना होता है। वैसे ही हर केस में जो उपाध्यक्ष होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सदस्य ही होते हैं। तो सदस्य के बीच में से कोई उपाध्यक्ष चुना लेगा और बाकी सदस्य का चुनाव 6-6 महीने के अंदर हो जाएगा। अब देखो, जैसे सरपंच स्थानापन्न सरपंच एक बनता है, सरपंच के जगह स्थानापन्न सरपंच बनता है, क्या अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी स्थानापन्न अध्यक्ष होता है क्या? इस बात को समझना, स्थानापन्न सरपंच होता है, लेकिन स्थानापन्न जनपद अध्यक्ष और स्थानापन्न जिला पंचायत का अध्यक्ष, इसकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन यह व्यवस्था धारा 38 के अंतर मैं बता रहा हूं, धारा 38 के अंदर जो पद रिक्ति का भरा जाना है ना, तो धारा 38 के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानापन्न जनपद पंचायत का अध्यक्ष और स्थानापन्न जिला पंचायत के अध्यक्ष जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। होती है लेकिन धारा 38 के तहत नहीं होती है। ठीक है, आगे देखेंगे कौन से कंडीशन पे सस्पेंशन के केस में ऐसा होता है, लेकिन धारा 38 के अंतर्गत ऐसा कोई भी स्थानापन्न जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं रहता। बोले सर काहे नहीं रहता? अरे भैया, क्या अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव होता है? नहीं, वो तो अपने बीच में से किसी सदस्य को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या उप सरपंच उन्हीं सदस्य में से ही चुन लिया जाएगा। तो अध्यक्ष भी यहां पर ध्यान देना, सदस्य में से किसी एक अध्यक्ष को बोलेंगे। तो स्थानापन्न जैसा कोई व्यवस्था नहीं रहता है। समझ आई बात? ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यही चीज यहां पर नीचे लिखा होगा, सारी बातों को उसको आपको समझना है। चलिए, जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। बोले सर अभी तो आप बताएं। मैं बोला धारा 38 के तहत स्थानापन्न अध्यक्ष नहीं होता है, सस्पेंशन के केस में होता है, आर्टिकल 39 के केस में होता है, सेक्शन 39 के केस में होता है। उसको पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, है ना कि उपाध्यक्ष का। इस पॉइंट को ना सस्पेंशन वाले केस के बाद अपन पढ़ लेंगे। ठीक, आकस्मिक रिक्ति देखो, ग्राम पंचायत के सरपंच पद के रिक्त होने पर ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत का एक विशेष सम्मेलन बुलाएगा। सम्मेलन के बारे में बताया, सम्मेलन कितने दिन के अंदर बुलाएगा ये नहीं लिखा, उसको लिख लेना। कोई चीज मिसिंग रहता है एक्स्ट्रा तो मैं बताता ही हूँ, तो उसको लिख लेना। 15 दिन के अंदर सम्मेलन बुलाएगा। लेकिन 15 दिन कहाँ से चालू होगा? जैसे ही देखो सरपंच का पद खाली होता है तो उपखंड अधिकारी सूचना जारी करता है। उस सूचना जारी करने के 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत का सचिव विशेष सम्मेलन बुलाएगा। इस सम्मेलन में ग्राम पंचायत अपने में से किसी एक व्यक्ति को सरपंच के पद के लिए निर्वाचित करेंगे, जो तब तक सरपंच के पदीय कार्यों को करेगा जब तक कि पंचायत निर्वाचन नियम के अनुसार नया सरपंच निर्वाचित नहीं हो जाता। ठीक है, इतना भी पढ़ लिया हम लोग। कार्यवाहक पदाधिकारी चुनते वक्त इस बात को ध्यान रखेंगे, या ध्यान रखना होगा कि नया पदाधिकारी उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग के लिए वह पद आरक्षित है। यहाँ पे पद आरक्षित है, इस बात को आप समझिएगा। जैसे देखो, मान के चलिए आपका एग्जाम हुआ एडीओ के लिए, एडीओ के लिए एग्जाम हुआ, 200 पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं, 200 में मान के चलो 20 पोस्ट एसटी कैटेगरी के थे। एक उदाहरण के लिए समझना, 20 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए थे। 20 में से 19 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, एक व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया। इस 20 एसटी के पद में से 19 लोग तो ज्वाइन कर लिए, एक ने ज्वाइन नहीं किया। तो ये बताओ, क्या ये एक पद किसी भी अनारक्षित को दे देंगे? नहीं। तो भैया एक अगर एसटी का पोस्ट नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति आना चाहेगा तो एसटी को ही तो इनवाइट करेंगे, हाँ कि ना? ऐसे बाकी नॉर्मल सिलेक्शन में होता कि नहीं होता आपके जॉब वाले में? तो बस वैसे ही समझना, कोई नया पदाधिकारी उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग के लिए पद आरक्षित था। जैसे सरपंच का पद, आपको मालूम है कि लॉटरी सिस्टम निकलता है, लॉटरी से रिजर्वेशन रहता है कि इस बार भैया सरपंच कौन होगा, एसटी कैटेगरी को होगा फलाना ग्राम पंचायत में। चलो ठीक है, एक कोई से भी नॉर्मल ग्राम पंचायत है, ठीक है, चरोदा ग्राम पंचायत में सरपंच कौन से कैटेगरी के लिए निकल गया? एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व था। तो ध्यान रखना, जो स्थानापन्न सरपंच बनाएंगे या जो नया चुनाव होगा वो भी उसी वर्ग के लिए होगा, क्योंकि ये आरक्षित था किसके लिए? एसटी के लिए। एसटी के लिए आरक्षित था। अगर वो एसटी महिला के लिए आरक्षित है तो जो नया स्थानापन्न होगा वो भी एसटी महिला होगी। अपने बीच में से चुनेंगे ना तो कोशिश करेंगे एसटी महिला को ही चुने। लेकिन समझना, हो सकता है कि एसटी महिला के लिए एक ही पद रहा होगा और कोई दूसरी उस पंचों में से कोई एक एसटी महिला है ही नहीं,
तो कोशिश करेंगे कि महिला कोई बनाए, भले एसटी ना हो, अनरिजर्व में चलेगा। अब है ही नहीं तो किसको नहीं बनाएंगे, ऐसा तो नहीं रहेगा। किसी भी महिला को कोशिश करेंगे किसी महिला को बना दे, भले वो एसटी ना रहे, लेकिन एसटी महिला है तो एसटी महिला ही कोशिश करेंगे कि रहे। समझ बात। तो जिस वर्ग के लिए वो पद आरक्षित है उसी के लिए ध्यान रखना। मान के चलो अगर सरपंच का पद अनरिजर्व कैटेगरी में है, अनरिजर्व है, लेकिन अनरिजर्व क्या कोई कैटेगरी होती है? नहीं। ये तो जो कोई कैटेगरी में नहीं होती, कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं होता, वो अनरिजर्व में आ जाता है। तो अनरिजर्व में एसटी भी बन सकता है, एससी भी बन सकता है, ओबीसी भी बन सकता है, और नॉर्मल जो एसटी एससी ओबीसी का नहीं आता, कोई जनरल है वो भी बन सकता है, कोई फीमेल भी बन सकती है, जैसा भी हो। अगर सरपंच का पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, अब भले वो एसटी वाला अनरिजर्व्ड के तहत वहां हो जाए, वो नॉर्मल जनरल कैटेगरी से चुनाव लड़के जीता है, वो एसटी वाले के होने की वजह से नहीं जीता है, समझना बात को। उस स्थिति में अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब वो एसटी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है। उस समय आदमी भले आरक्षित वर्ग का हो, लेकिन वो पद आरक्षित नहीं था, सरपंच का पद आरक्षित नहीं था, वो आदमी भले एसटी कैटेगरी का हो गया। ये बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। तो उसके लिए कंफ्यूज ना होना, बस वो पद आरक्षित होना चाहिए। आदमी आरक्षित वर्ग का है कि नहीं, पद अगर एसटी पोस्ट है, एसटी पद के लिए सरपंच है, तो नया जो स्थानापन्न आएगा वो भी एसटी का ही होगा, इसको ध्यान रखना। समझ आई बात। जैसे भैया अनरिजर्व पोस्ट कभी कभार ओबीसी भी लेकर चले जाते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं तो ओबीसी भी अनरिजर्व में घुस जाता है, एसटी भी अनरिजर्व में घुस जाता है। अब वो ज्वाइनिंग नहीं किया तो ये तो भैया ओबीसी के कोटा से सिलेक्टेड नहीं था ना, ये तो अनरिजर्व की कैटेगरी सेलेक्टेड था। समझ आई बात, समझ आ रही बात। जैसे मेरा इंटरनल ऑडिटर में एक बार फर्स्ट रैंक आया, अब जनरल कैटेगरी से एक ही पोस्ट था, ओबीसी से भी एक पोस्ट था, तो मैं ओबीसी कैटेगरी के होने के बावजूद मैं जनरल का पोस्ट लिया क्योंकि फर्स्ट रैंक था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया, तो ये पोस्ट ओबीसी को नहीं मिल गया। मैं ओबीसी का था लेकिन ओबीसी को नहीं मिला, क्यों? मैं तो जनरल वाला कैटेगरी के लिया था ना, जनरल अनरिजर्व से था, तो जो नेक्स्ट जो अनरिजर्व कैटेगरी था उसको बुलाया गया था, ना कि ओबीसी को। समझ बात। चलो इतना मेरे ख्याल से काफी है। यह ध्यान रखना होगा कि नया पदाधिकारी उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग के लिए पद आरक्षित है। अगर किसी ग्राम पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था तो नए कार्यवाहक सरपंच पद पर इसी वर्ग के किसी पंच को चुना जा सकता है। अगर सरपंच का पद पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है तो कार्यवाहक सरपंच भी उसी वर्ग के महिला पंचों में से चुनी जाएगी। अगर कोई भी महिला पंच उस वर्ग से नहीं है तो फिर दूसरे वर्ग आरक्षित से महिला पंच को सरपंच पद पर चुना जा सकता है, लेकिन पहली प्राथमिकता उसी वर्ग के देंगे। बोले सर कार्यवाहक आ गया है, कार्यवाहक कुछ नहीं, जो अपन उप सरपंच स्थानापन्न सरपंच देखते हैं ना, स्थानापन्न ही कार्यवाहक है, एक्टिंग। कार्यवाहक का मतलब होता है कोई एक अपने पद पर नहीं है किसी कारणवश, तो दूसरा व्यक्ति उसके काम को संभाल रहा है, तो वही कार्यवाहक हो जाता है। ठीक है। तो एक और कंडीशन हम देखते हैं स्थानापन्न सरपंच या उसी कोई कार्यवाहक सरपंच भी बोल देते हैं, धारा 13 के अंतर्गत। धारा 13 के अंतर्गत मान के चलो ये किसी कोई एक ग्राम पंचायत है, इसमें बहुत सारे देखो ऐसे वार्ड हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे टोटल 9 वार्ड हैं, और ज़्यादा वार्ड कर लो, कम से कम 10 तो रहते हैं, ऐसे टोटल 13 वार्ड है, समझ लो ना। 13 वार्ड में 13 अलग अलग पंच होंगे और इस पूरे ग्राम पंचायत के लिए एक सरपंच होगा। समझना, पंचों के लिए तो चुनाव हो गया, लेकिन सरपंच के लिए हो सकता है किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाया। तो धारा 13 के अंतर्गत अगर सरपंच का चुनाव लंबित है, सरपंच का चुनाव लंबित है, चुनाव ही नहीं हुआ तो त्याग पत्र देने का कोई केस बनता नहीं है, निलंबन का कोई केस बनता नहीं है, मरने का कोई केस बनता नहीं है, सरपंच का चुनाव ही लंबित है, सरपंच का चुनाव ही लंबित है। उस केस में भी पंच अपने बीच में से एक सरपंच को चुनते हैं, उसको भी स्थानापन्न सरपंच बोला जाता है। स्थानापन्न सरपंच या उसी को ही आप कार्यवाहक भी बोल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो वो धारा 13 के अंतर्गत है। मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये हमने पद रिक्ति भरा जाना और कार्यवाहक पदाधिकारी चुनते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है उसको भी हमने देख लिया। ठीक, अब हम वापस आएंगे सस्पेंशन धारा 38, धारा 37 देख लिए। ये देखो हम क्या पढ़े अभी, धारा नहीं है, नहीं पढ़े, त्याग पत्र देखे धारा 37, फिर हम धारा 38 में कूद गए थे, धारा 38 में चले गए थे, ये धारा 38 पढ़े। अब हम धारा 39 पर जाएंगे। धारा 39 क्या है? सस्पेंशन है, निलंबन, सस्पेंड। अब समझना, सस्पेंड कर देना मतलब कभी कभार किसी को लगता है कि कोई बहुत बड़ी सजा हो गई है, उसको पद से हटा दिया गया। सस्पेंड का मतलब ये नहीं होता है। सस्पेंड का मतलब है कि अभी उसको जो शक्तियां मिली थी उस पद पे रहते हुए उस शक्तियों को छीन लेते हैं कुछ समय के लिए, ताकि वो किसी भी प्रकार की जांच को प्रभावित ना कर सके। समझ आ रही बात? तो सस्पेंड कर देना कोई सजा टाइप का नहीं है, बस उसको जांच प्रभावित ना कर सके करके कुछ समय के लिए उसको हटा दिया जाता है, अपने कार्य पर नहीं रखा जाता।
सस्पेंड होना, सस्पेंशन निलंबन धारा 39 के तहत है। अब जैसा कि त्याग पत्र में जो विहित प्राधिकारी थे, विहित अधिकारी थे, जैसे सरपंच उप सरपंच किसको अपना त्याग पत्र देते थे? उपखंड अधिकारी को, है ना, उपखंड अधिकारी को, या अनुभागीय अधिकारी राजस्व का, वही एक ही पद है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को देते थे, त्याग पत्र की बात कर रहा हूं। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी कलेक्टर को देते थे। तो ठीक वैसे ही सस्पेंड करने के लिए भी प्राधिकारी, जैसे इन लोग त्याग पत्र इन अधिकारी को देते, वैसे सस्पेंड करने का पावर किसके पास है? तो ग्राम पंचायत के केस में सरपंच, उप सरपंच एवं पंच भी आ जाते। पंच हालांकि त्याग पत्र सरपंच को देते थे, लेकिन यहाँ तीनों ग्राम पंचायत के तीनों पदाधिकारी के केस में सस्पेंड करने का पावर उपखंड अधिकारी या अनुभागीय अधिकारी को रहता है। जनपद पंचायत के केस में चाहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य हो, ये ध्यान रखना, त्याग पत्र भले सदस्य अध्यक्ष को देते हैं, लेकिन अध्यक्ष सदस्य को सस्पेंड नहीं कर सकता। सस्पेंड के लिए पावर इनके पास रहता है, कलेक्टर। तो ये अंतर को समझना पड़ेगा, उसको लिख लेना। आपको भले लगता है कि हाँ समझ आ गया, याद हो गया, लेकिन वो तब जब हम कोई दूसरा आपको बताते रहता है। एग्जाम टाइम में वही चीज एक्स्ट्रा पॉइंट याद नहीं आता, तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है ना, उसको स्टार मार्क डाल के लिखा करो अपने लैंग्वेज में, और पूरे लैंग्वेज में लिखा करो। वो सब बातें बाद में याद करती हैं और वही सब कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है। सदस्य भले त्याग पत्र देगा अध्यक्ष को, लेकिन अध्यक्ष सदस्य को सस्पेंड नहीं कर सकता। सस्पेंड करने के लिए कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला पंचायत के पदाधिकारियों के केस में सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर के पास ये पावर रहता है। ठीक है, अब भैया सस्पेंड क्यों करेंगे? कुछ ना कुछ आधार होगा। तो क्या क्या आधार हैं? तो आधार समझना, पहले क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए एक हमारे पास एक्ट था, कानून था, जिसका नाम था आईपीसी। आईपीसी की धारा 1860। ठीक है, अब आईपीसी, अब आपको आईपीसी देखने को नहीं मिलेगा यदि उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आईपीसी 1860 को बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया है। अब आईपीसी 1860 के अध्याय 18 के अंतर्गत होने वाले ये सब क्राइम के तहत अगर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया गया है, तो हटाया जाता था। लेकिन अब आईपीसी ही रिप्लेस हो गया है, और उसके अध्याय 18 में कौन कौन सी धारा थी, किस 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 था, वो सब कुछ छोड़ दो, चाहे तो बाद में याद कर लेना। बीएनएस पर मैंने एक बहुत पहले करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था, तो हत्या में कौन सी धारा लगती है, रेप में कौन सी धारा लगती है, हाफ मर्डर, शोषण, ये सब में कौन सी धारा लगती है, वो वहां पे देख लेना, मेजर इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना ध्यान रखना किस किस आधार पर उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो अगर उसके ऊपर केस दर्ज हो गया, और केस किसके अंतर्गत? बीएनएस की धारा, बीएनएस की धारा। धारा कौन कौन सी है उसको छोड़ देना, और याद करना होगा। तो हत्या हो गया, जेल में हत्या, गैर इरादतन हत्या, ठीक है, महिला से रिलेटेड कोई अपराध हो गए, बलात्कार हो गया, यदि इस प्रकार के जघन्य अपराध उसके खिलाफ अगर न्यायालय में विचाराधीन है, मतलब जिस दिन उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है ना, ये सब के तहत, ठीक, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरा, ये तो एक पहला केस हो गया बीएनएस, पहला केस क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर ये हत्या डैश 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 धारा लग गए तो। दूसरा, छुआछूत वाला सिविल अधिकार संरक्षण था, सिविल अधिकार संरक्षण, इस कानून का उल्लंघन हो, ठीक, इसका उल्लंघन हो तो भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उल्लंघन करता हो, यानी कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया हो, पकड़ा जाते हैं ना, वो सब केसेस में भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ये सारे केस में क्या कर सकते हैं? उसको सस्पेंड कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक, सस्पेंड कौन कर सकता है अगर पूछा जाए तो? सस्पेंड ये जितने भी विहित प्राधिकारी देखे ना, उपखंड अधिकारी, कलेक्टर, या डिपेंड करता है कौन से पद को हटाए जा रहे, सस्पेंड कर रहे हैं। अब समझना, जैसे ही सस्पेंड हो गए तो सस्पेंड कर दिए, अपने अपने में आपस में बात कर लिए, नहीं तो उसको रिपोर्ट किया जाता है। जो सस्पेंड करेगा, जैसे अनुविभागीय अधिकारी या उपखंड अधिकारी सस्पेंड करेगा, तो ये इसकी सूचना राज्य सरकार को देगा। कलेक्टर सस्पेंड कर दिया, किसको? जनपद पंचायत का कोई सदस्य है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो ये भी इसकी सूचना राज्य सरकार को देगा। यहाँ पे कलेक्टर अगर जिला पंचायत के सदस्य या उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, तो ये भी इसकी सूचना, सस्पेंड करने की सूचना राज्य सरकार को देती है। ये खैर तुरंत हो जाता है, बट फिर भी एक अल्टीमेटम में निलंबन की सूचना 10 दिन के भीतर राज्य शासन को भेजी जाएगी। तो सब के सब राज्य सरकार को सूचना देंगे, कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर सूचना देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सस्पेंड कर देते, तो सस्पेंड कर दिए तो ठीक है, लेकिन सस्पेंड कर दिए
और ध्यान रखना उसके पास सस्पेंड करने के बाद ये राज्य सरकार को सूचना दे दिए, ठीक। अब निलंबन आदेश की पुष्टि राज्य शासन द्वारा सूचना प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर नहीं की जाती तो वह निलंबन निष्प्रभावी समझा जाएगा। अब देखो, अब समझना, अब मेरी बात को समझना। 10 दिन के अंदर ये लोग डिटेल बता दिए। जैसी राज्य सरकार को खबर मिल गया, ठीक, राज्य सरकार को खबर मिल गया तो 90 दिन यानी 3 महीना, 3 महीने के अंदर राज्य सरकार ये फैसला करती है। राज्य सरकार क्या फैसला करती है? राज्य सरकार ये फैसला करती है कि उसके सस्पेंशन को जारी रखना है कि नहीं रखना है, कि उसके सस्पेंशन को कैंसिल कर देना है। तो राज्य सरकार बताएगी कि सस्पेंड करना है, जारी रखना है कि नहीं करना है। अगर ना हाँ बोलती है ना बोलती है तो ये माना जाएगा कि उसका निलंबन निष्प्रभावी हो गया है, यानी कि उसके सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया गया, ठीक, ये समझ लिया जाता है। अब ये समझना, कभी मान के चलो हत्या के केस में फंस गया है, अब उसका ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो भैया कोर्ट केस का फैसला आने में तो बहुत टाइम लग जाता, साल 2 साल 3 साल 4 साल लग गया, बहुत टाइम लग गया। और राज्य सरकार को 90 दिन के अंदर फैसला लेना है तो कैसे लेगा? तो ये तो कभी कभार उसको बोला जाता है कि सस्पेंड को जारी रख दो, जब ये फैसला आ जाएगा तब देखा जाएगा, ठीक। तो ये भी इशू होता है, यहाँ पे किताब में नहीं लिखा है लेकिन वास्तविकता जो है उसको मैं बता दिया। क्लियर? यदि जिला पंचायत अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो जिला पंचायत सदस्यों में से कोई एक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होगा या किया जाएगा, जिसे स्थानापन्न अध्यक्ष कहेंगे। और ध्यान रखना, धारा 38 के तहत, भले धारा 38 के तहत स्थानापन्न, यहां पे नोट डाउन कर लेना, धारा 38 के तहत स्थानापन्न सरपंच तो हो सकता है, स्थानापन्न अध्यक्ष नहीं होता है, इसको देखे थे। लेकिन धारा 39 के तहत स्थानापन्न अध्यक्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक सस्पेंड हो गया भाई, सस्पेंड हो गया तो अब या तो वो सही किया होगा या गलत किया होगा, तो उसका फैसला तो बाद में होना, जिस दिन फैसला होगा उस दिन देखेंगे, तब तक वो अध्यक्ष का पद खाली नहीं रहेगा ना। तो उस केस में, सस्पेंशन के केस में स्थानापन्न अध्यक्ष रखा जा सकता है, चाहे वो जिला पंचायत का अध्यक्ष हो या जनपद पंचायत, चाहे जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत हो, तो अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या चुन लेंगे? स्थानापन्न अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन वो धारा 39 से तहत होगा, धारा 38 के तहत स्थानापन्न सरपंच होता है, अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं रहते ना, जनपद पंचायत का भी, जिला का भी। इतनी सी बात समझ आ गई? बोले सर तो फिर यहाँ पे भी तो पद को खाली नहीं रह सकते। हाँ, तो सदस्य में से एक चुन लिया जाता है, लेकिन स्थानापन्न नहीं रहता, फिर वो बचे हुए कार्यकाल के लिए पूरा का पूरा रह जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से मैंने ये सस्पेंशन का भी पूरा पॉइंट क्लियर कर दिया। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो कितना मेहनत लगता है पूरा चीज, पूरा डिटेल बताने में, लेकिन उस मेहनत का आप कदर नहीं करते, और वाकई में कदर नहीं करते हो, ठीक। और ये प्रकृति हिसाब करती है, किसी को लगता होगा अरे वीडियो अच्छा लग गया, काहे लाइक करें, क्या ही होगा, सर को थोड़ी ना मालूम चल रहा है, कमेंट थोड़ी ना करें। लेकिन ये मैं हिसाब किताब करूं ना करूं, भगवान करे ना करे, प्रकृति जरूर करती है। किसी को लगता है ना कि हम इतना मेहनत करते हैं, फल क्यों नहीं मिलता? इसी नहीं मिलता क्योंकि उस मेहनत का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा लाइक हो जाए, मेरा कमेंट बढ़ जाए, वो तो है ही, कारण है ही, लेकिन ये सीख भी दे रहा हूँ। जो मेरा 30 साल का अनुभव कहता है, बहुत सारे ब्रह्मांड में ऐसे नियम काम करते हैं जो दिखाई नहीं देते पर नियम काम करते हैं। उसमें से एक नियम ये भी है कि अगर आप दूसरे के मेहनत का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आपका मेहनत का फल कभी आपको नहीं मिलेगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखें, तो दूसरे के मेहनत का भी सम्मान करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बता दिया करें वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। नेगेटिव वाले जरूर कर देंगे, नेगेटिव वाले जन, अरे कहाँ ये सब लंबा पढ़ा रहे हो, ये 4 बातें लिखी थी उसको आप आधा घंटा कर देते हो, जो 5 मिनट बताना है उसको आधा घंटा में बता रहे हो। ये जरूर कोई कमेंट कर देगा, लेकिन ये कमेंट करने वाले नहीं मिलेंगे कि सर अच्छा वो पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। क्यों? क्या ही फर्क पड़ेगा ऐसा, लेकिन फर्क पड़ता है, तो दूसरे की मेहनत का सम्मान करना है, ठीक। तो सेशन को लाइक कर देंगे। अब ये धारा 40 पढ़ लेंगे हम ना, धारा 40 पढ़ देंगे, धारा 40 पढ़ेंगे। त्याग पत्र 37 में देख लिए, धारा 38 में उस रिक्तियों को भरा जाना, फिर धारा 39 सस्पेंशन देख लिया, धारा 40 में हटाया जाना, किस किस केस में हटा सकते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पे जो किताबों में बातें नहीं लिखी रहती वो सब एक्स्ट्रा डिटेल भी मैं आपको बताते चलना, उसको नोट डाउन करना, फिर समझना एकदम पंचायती राज आपके मुट्ठी में होगा, पूरा डिटेल से पढ़ लोगे तो फिर मेरे ही वीडियो को बार बार 2-3 बार देख लेना, रिवीजन कर लेना। अभी एग्जाम में टाइम है ना 3-4 महीने, अभी क्या चल रहा है, अभी मार्च चालू हो जाएगा, पूरा मार्च अप्रैल मई और जून का आधा महीना, 3.5 महीना मिलेगा, इसमें 2-3 बार 4 बार रिवीजन कर लेंगे, एकदम चकाचक टकाटक हो जाएगा। चलिए, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से हटाया जाने वाला पॉइंट है, राज्य शासन या विहित प्राधिकारी किसी पंचायत पदाधिकारी को तत्काल पद से हटा सकेगा। राज्य सरकार हटा सकता है
या विहित प्राधिकारी। अब ये विहित प्राधिकारी कौन कौन है, तो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी के केस में मतलब पंच, सरपंच या उप सरपंच को हटाना हो तो अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व या फिर उपखंड बोल सकते हो, ठीक है। जनपद पंचायत के पदाधिकारी के केस में कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला पंचायत के पदाधिकारी को संचालक पंचायत। सर यहाँ पे गलत लिखा है क्या, यहाँ पे कलेक्टर आना चाहिए क्या, नहीं गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। और ये गलत सही की जांच करना हो ना तो कैसे मालूम चलेगा किसी किताब में सही लिखा है गलत लिखा है। बेयर एक्ट आता है, बेयर एक्ट मतलब वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है ना, ये एज इट इज जो अधिनियम क्या कहता है वो लिखा हुआ, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा कठिन रहता है। जिसको घमंड होता होगा ना, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, हिंदी सब समझ आता है, ये इस बेयर एक्ट को पढ़ लेना, कुछ पढ़ले नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत कठिन लैंग्वेज होती है, कॉमा अलग अलग जगह डले रहता है, और किसी को लगता होगा अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हूँ, अंग्रेजी में हर चीज़ समझ आना चाहिए। एज इट इज़ अगर इसका अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी वाला भी होगा अवेलेबल कहीं कहीं, अंग्रेजी किसी भी एक्ट का अंग्रेजी भी पढ़ लोगे ना तो और पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक। तो आसान भाषा में समझाने का काम हमारे लोगों को रहता है, टीचर लोगों को रहता है, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो उससे समझ आ जाएगा कि ये गलत है नहीं है, तो बेयर एक्ट से कंपेयर कर सकते हो। बाकी मैं जो बता दिया वही फाइनल है, फुल एंड फाइनल। जिला पंचायत के पदाधिकारियों के केस में कलेक्टर नहीं है, यहाँ लिख लेना, अलग लिख ही लेना, याद नहीं रहता है अलग अलग पॉइंट को, और पूरा डिटेल में लिखना, वो सब एक्स्ट्रा पॉइंट ही दिमाग में रहेंगे बाद में जो आप लिखे रहोगे और एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे कि यहाँ ये गलती नहीं है करना है, ठीक। तो संचालक पंचायत है यहाँ पे, ना कि कलेक्टर, ठीक। एक तरीका बताता हूँ, पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप देखो कोई भी चीज़ सही ढंग से करोगे ना तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, गलत ढंग से करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप जिम जा रहे हो, कई बिना ट्रेनर के, बिना किसी लर्निंग के कुछ भी उठा के कैसे भी मार दे रहे, कुछ भी मार दे रहे, तो प्रॉपर लिफ्टिंग जरूरी होती है, प्रॉपर टेक्निक जरूरी होता है, नहीं तो इंजरीज हो जाती है। बस वैसे आप पढ़ने का तरीका को भी सही ढंग से नहीं कर रहे हो और उतना टाइम दे रहे हो, तो सोचो कभी कोई 4-5 साल से तैयारी करते रहता है, काहे फेल हो जाता है। 8-8, 10-10 घंटे पढ़ता हूँ बोलता है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, गलत तरीका अपनाता है, ठीक। इतना पढ़ने के बाद कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ना तो अलाली करते, उसको लिख लेना। अरे अलग से पूरा नोट्स नहीं बना रहे, उसे किताब में एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लिख लेना। मैं अपने कॉमर्स के टाइम में बता रहा हूँ, जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी कोर्स किया, आईपीसी लेवल पे गिव अप किया है, सीपीटी निकाले, सीपीटी 2-2.5 महीने के क्रैश कोर्स में किए। वहाँ एक सर ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि जो गलती होती है, इवन 11th-12th में भी कॉमर्स पढ़ते थे उस टाइम, लाइटली ले लिए, सर बताते थे कि जो गलती होती है उस गलती को लिख लिया करो कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। तो अलग से पॉइंट आउट करोगे ना तो जीवन भर वो चीज़ याद रखती है, और एग्जाम से पहले बस उसको देख लेना कि अरे मैं यहाँ पे ये मिस्टेक कर देता हूँ, वो हमेशा आपको ध्यान रहेगा। चलो, इन लोग सब पद से हटा सकते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट उसको ध्यान रख लेना। आधार, किस आधार पे भैया उसको भगा सकते हैं, तो ये आधार है, इस आधार पे यदि कोई भारत की एकता, संप्रभुता व अखंडता को नुकसान पहुंचाता है, ठीक, एकता, संप्रभुता, अखंडता को नुकसान पहुंचता है। कोई पंचायत आ गया, मान के चलो मैं साहू हूँ, भाषण दे रहा हूँ, सरपंच बन गया हूँ, भाषण दे रहा हूँ, जिला पंचायत का अध्यक्ष बन रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, हर भाषण में फिर साहू वर्मा, तेली वर्मा से कर रहा हूँ, साहू अच्छे हैं, ये बदमाश है, तुरंत हटा दिया जाएगा, हटाया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, हिंदू है, हिंदू एक हो, मुस्लिम के खिलाफ ऐसे कुछ भाषण दिया, तुरंत हटा दिया जाए। मतलब भारत की एकता, अखंडता पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। लिंग, जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव, महिलाओं के सम्मान में बाधा पहुंचाता हूँ। मैं सरपंच बन गया, कोई महिलाएं नीचे बैठ, चेयर में मत बैठ, ऐसे बोल दिया। जाति के आधार पर कोई ऊंची जाति नीची जाति वाला भेदभाव कर, तो इस आधार पर जाति, लिंग मतलब वही पुरुष महिला हो गई है ना, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर हिंदू धर्म, मुस्लिम वर्ग हो गया, तो ये सब के आधार पर अगर भेदभाव कर रहा हूँ तो भी हटाया जा सकता है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया हूँ, वहीं पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी मतलब उसके खिलाफ वकील का काम कर दिया, ठीक है, मतलब वकालत करने लग गया उसके खिलाफ। पंचायत के पद पर रहते हुए कोई पदाधिकारी यदि पंचायत के किसी नियोजन, नौकरी में अपनी स्थिति या प्रभाव का प्रयोग करते हुए अपने नाते रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाता है, जैसे माता पिता, मतलब कोई भी रिश्तेदार है उनको लाभ, लेकिन ये होता है लेकिन ये एकदम पीक लेवल पर पहुंच जाए ना तभी कोई एक्शन लेता है, नहीं तो नहीं लेता है। जैसे उदाहरण पर, जैसे मैं नगर पंचायत में काम कर रहा हूँ, नगर पंचायत का अध्यक्ष है, वहां पे भी परमानेंट नौकरी वाले नहीं, लेकिन जो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रहा है, कोई प्लेसमेंट होता है, जो कलेक्ट्रेट पे काम करते हैं, तो सब अपने आदमी को रखते हैं, कोई पार्षद अपना आदमी को रख लिया, कोई अध्यक्ष अपने आदमी को रख लिया, रख लेते हैं, कुछ होता है क्या, लेकिन नियम कानून है तो पढ़ना पड़ता है। तो अपने निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचा रहा है, उनको नियोजन दे दे रहा है, मतलब नौकरी दे दे रहा है, ठीक। किसी शासकीय भूमि का अतिक्रमण कर लिया, करके रखते हैं। अब सरपंच के हाथ में सब पावर भी है, सरपंच के खिलाफ कौन क्या बोलेगा, तो अतिक्रमण कर दिया तो, लेकिन नियम कानून जो उसको पढ़ना कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया तो उसको हटाया जा सकता है। यदि अपने कर्तव्य निर्वहन में अवचार का दोषी रहा हो, यदि उसके पद पर बने रहने लोकहित में अवांछनीय हो, जनता के हित में ना हो, मतलब पद पर बना है, ठीक है, पद पर है, किसी को जनता पसंद नहीं करती है, ठीक है,
किसी जनता पद, मतलब वो ऐसा लगता है कि ये जब तक सरपंच बने रहेगा गांव का विकास नहीं होगा, ऐसे लग रहा है, तो भगाया सकता है। पंचायत के काम में भाग नहीं लेने पर सरपंच बन गया लेकिन काम ही नहीं कर रहा है, उसका कोई दूसरा धंधा उसको ध्यान दे रहा है, तो सरपंच किसके लिए बने थे? पावर के लिए नहीं। तो ये सब कामों से उसको भगा सकते हैं। ठीक, अगर पंचायत का कोई भी पदाधिकारी ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना पंचायत के 6 महीना के काम के दौरान आधे से अधिक पंचायतों की बैठकों में अनुपस्थित रहे, पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे, पंचायत की स्थायी समितियों को लगातार 3 बैठक में नहीं आता, तो ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस सब केस में भगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमेशा उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, बात रखने का मौका दिया जाता है उस भगाने से पहले। जनपद पंचायत के अध्यक्ष को एक संकल्प तथा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। जांच में अंतिम आदेश यथासंभव संबंधित पदाधिकारी का कारण बताओ सूचना जारी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर पारित करें। जांच में अंतिम आदेश यथासंभव पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी होने के तारीख से 90 दिन के भीतर पारित कर दिया जाएगा। मतलब कोई जांच चल रहा है उसके ऊपर, तो 90 दिन के भीतर उसको बताया जाना है। यहाँ पे एक बात लिखना कि अगर किसी भी कारणों से, जितने भी आधार बताए ना, उसमें किसी भी कारणों से अगर उसको भगा दिए, मतलब हटा दिए, तो ध्यान रखना ये 90 दिन वाला समझ आया, ये सस्पेंड का केस है। सस्पेंड के केस में देखें ना, 90 दिन के अंदर बताना है। अगर किसी भी कारणवश उसको भगा दिए तो जिस दिन भगाए वहां से 6 साल तक वो कोई भी किसी भी पदाधिकारी नहीं बन पाएगा, यानी कि चुनाव नहीं लड़ पाएगा, कोई भी पदाधिकारी नहीं भी बन पाएगा, ना पंच सरपंच सदस्य कुछ भी नहीं बन पाएगा 6 साल तक। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और अगर वो सस्पेंड भी होता है तो सस्पेंड के केस में भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, सस्पेंड है तो भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और दोषी पाके उसको भगा दिए तो 6 साल तक, जब तक सस्पेंड है तब तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और दोषी करार दे दिए मतलब भगा दिए, वहां से 6 साल तक कोई भी पदाधिकारी नहीं बन पाएगा। ये पूरा पॉइंट एकदम टिप टॉप पूरा क्लियर कर दिए। और यहाँ पे मैंने कहीं पे कुछ बात को बताया इस बात को शायद छुड़का कर रखे। जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, ना कि उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अध्यक्ष जिस संवर्ग का उसी संवर्ग का सदस्य समय अध्यक्ष बन जाएगा। ये सब नहीं होगा, ये लिखा हुआ है ना। तो क्या होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए, धारा 38 के तहत तो नहीं होता, लेकिन सस्पेंड होता है, तो सस्पेंशन के केस में सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। क्या नहीं होता, स्थानापन्न अध्यक्ष, ये कौन से केस में देख रहे हैं, धारा 39 के केस में स्थानापन्न अध्यक्ष बन सकता है। क्या नहीं होता, उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यही बता रहे, पीएससी में कोई सवाल पूछा गया था, तो ये क्या नहीं होता और क्या होता है के बीच में चुनना था। ये होता है और क्या नहीं होता, उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ऐसा नहीं होता। अध्यक्ष जिस संवर्ग का उसी संवर्ग का सदस्य स्वयं अध्यक्ष बन जाएगा, ऐसे नहीं। स्थानापन्न अध्यक्ष चुनते अपने आप नहीं होगा, उसको चुनेंगे अपने बीच में से। मान के चलो 2 कैंडिडेट हो गया, उसके 2 में से तो कोई एक को चुनेंगे। ठीक, वरिष्ठतम सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक, और इससे जरूर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो भैया राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है, ऐसे पढ़े वो भी नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस बन जाता है, सीनियर मोस्ट। तो वो सब कैटेगरी हम पढ़ते हैं, तो ऐसा जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ये सारे ऑप्शन देते हैं। तो ये देखो, ये जो चैप्टर नंबर 15 था ना, इसको पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और उसको पढ़ते चलें। ठीक है, और वीडियो भले बाद में आप देखते होंगे और सेशन अच्छा लगता होगा, लाइक कर दिया करो। ठीक, चलिए मिलते हैं और किसी वीडियो में। अगर आपको कोई कोर्स खरीदना होगा ना, तो बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा। एडीओ का कोर्स खरीदना होगा 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी हासिल कर सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं, और ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा कोर्स में। ठीक है, यहाँ पे भी जानकारी आपको दिख रही होगी। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।